ओके गैस, तो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की मोशन किस तरह से मोशन कैसे होती है। और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोशन किस वजहों से होती है, कि मोशन के पीछे का सीक्रेट क्या होता है। तो हमने वहाँ पता किया था कि फोर्स वो कॉज होता है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट होती है। और जब ये फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, F=ma से आपने सीखा। तो जो एक्सेलरेशन होता है उससे वेलोसिटी में चेंजेज आते हैं। तो वेलोसिटी में चेंजेज दो तरीके से आ सकते हैं, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। ये बात अब कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ, ठीक है। आप इसे एकदम माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि हर लेक्चर में ये चीज़ें काम आती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। इसमें भी हम जो पुरानी चीज़ें पढ़ चुके ना यूज़ करेंगे। तो आप एक एग्जांपल सोचिए, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूँ, हालांकि मैं ऐसा करूँगा नहीं, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेज आएंगे। आपको पता है कि इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स रहेगी नीचे की तरफ ही, लेकिन जो वेलोसिटी वो बढ़ती जाएगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो बढ़ती जाएगी, एक तरह से स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसकी स्पीड बढ़ रही है तो सीधी सी बात ये है कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के इसकी स्पीड में इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था कि अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से वो क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और इसी फोर्स को उसने नाम दिया था, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से पहले हम एक टर्म समझते हैं, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इसके पीछे की स्टोरी दी जाती है कि क्या था, न्यूटन जो था वो एक सेब के बगीचे में बैठा हुआ था। तो अचानक से क्या हुआ, एक सेब का पेड़ था, उससे एक सेब टूटा और उसके सिर पे आके लगा, है कि नहीं। तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा कि भाई ये जो सेब है नीचे की तरफ क्यों गिरा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड है नीचे की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तब उसने यहाँ से स्टार्ट किया ग्रेविटी के फोर्स का जो कंसेप्ट था उसने बताया कि जो अर्थ होती है वो क्या करती है, ग्रेविटी का फोर्स लगाती है। उसके बाद उसने बताया कि जो मून है, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में लोग बहुत पहले से ही फिजिक्स में स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है। एक्चुअली में जो फिजिक्स है वो पहले बड़े लेवल से ही स्टार्ट हुई। पहले लोगों ने स्टार्स को देखा, फिर प्लैनेट्स को देखा, फिर सैटेलाइट पर आए, फिर अर्थ पर आए, फिर लेबोरेटरी में गए, है कि नहीं। लेबोरेटरी में उसके बाद फिर आपका नीचे मेटल पर आए, मटेरियल पर आए, फिर मॉलिक्यूल पर आए, फिर एटम पर आए, फिर न्यूक्लियस पर आए, फिर उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आए, उसके बाद भी फिर आपका क्वार्क्स पर आए। तो ये जो स्टडी की गई है फिजिक्स की वो हाई लेवल से मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक की गई है, बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ। तो और इसमें एक साइंटिस्ट से रिचर्ड फिलिप्स फाइनमैन, उनका ये भी स्टेटमेंट था कि फिजिक्स को हमें इतना डिस्कवर करने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमने बड़े से छोटा सोचा। वो कहते अगर मैं सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पता होता और तब हम इसका उल्टा चलते तो जो फिजिक्स हमने इतने टाइम में डिस्कवर किया उसके आधे टाइम में ही हम इतनी फिजिक्स की डिस्कवरी कर लेते। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। तो अब ये स्टोरी है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ ये आपको बताई है। और भी स्टोरी होती है न्यूटन के बारे में, मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है इसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा भी कहा जाता है एक बार क्या था, न्यूटन के पास दो बिल्लियाँ थीं, एक छोटी बिल्ली थी और एक बड़ी बिल्ली थी। अब वो गया कारपेंटर के पास, उसने कहा भाई कारपेंटर साहब, हमारी जो बिल्लियाँ हैं इनके लिए तुम्हें घर बनाना है एक लकड़ी का। उसने कहा ठीक है सर, बना देंगे। तो उसने कहा एक काम करना, जब तुम घर बनाओ तो चार तरफ से उसे बंद करोगे, तो उसमें दो दरवाजे बनाना, एक दरवाज़ा बड़ी बिल्ली के लिए और एक दरवाज़ा छोटी बिल्ली के लिए। अब कारपेंटर ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा सर आप ही न्यूटन हैं कि हाँ भाई तुझे क्या सका, मैं ही न्यूटन हूँ। क्या सर ये बताइए कि जब मैं बड़ी बिल्ली के लिए दरवाज़ा बनाऊँगा तो छोटी बिल्ली तो उसमें अपने आप आ जाएगी। तो न्यूटन ने कहा भाई तुम्हारी बात भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब ये कहानी कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाती हैं। सेब उससे पहले भी कई बार टूटे होंगे, ऑब्जेक्ट्स के लोगों ने ऊपर की तरफ फेंका, वो कई बार नीचे भी आए होंगे, लेकिन तब लोगों के दिमाग में ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं आया। लेकिन न्यूटन ने सडन ऑफ क्या था, एकदम उसके दिमाग में आ गया कि इस तरह से चीज़ें होती हैं।
किस तरह से ये फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटी का फोर्स है। तो कभी कभी होता है हमारे साथ भी कि किसी चीज़ के लिए हम एकदम से रेस्पॉन्ड कर देते हैं और करेक्ट रेस्पॉन्ड करते हैं। कभी कभी ऐसे भी कई मौके आते हैं कि हमें पता होता है लेकिन हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते, है कि नहीं, हम बेवकूफ़ी बड़ी गलतियाँ कर देते। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? तो ग्रेविटेशन वही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट अट्रैक्ट the other bodies is called gravitation। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आती किसकी वजह से है, किसी बॉडी के पास। तो किसी बॉडी के पास जो ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी आती है ना, उसके मास की वजह से। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी की प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एक यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में कि इसके बाद न्यूटन जो थे उसने ये भी कहा था कि जो मून है ना, वो मून अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है। तो जब मून अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो भी ग्रेविटी का फोर्स है। ये ग्रेविटी का फोर्स स्प्रेड करता है टुवर्ड द सेंटर, और इस ग्रेविटी के फोर्सेस का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। अब आप लोग ये सोचते हैं कि जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है इस पर सेंटर की तरफ, तो फिर ये सेंटर की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो फोर्स होता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है और सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, तो जो फोर्स होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। कैसे? जैसे अभी ये मून यहाँ पर है, ठीक है, मून को मैं कन्वीनियंस के लिए पॉइंट बना देता हूँ, ये मून यहाँ पर है, इसके बाद ये मून यहाँ जाएगा। तो आप ये देखेंगे जो फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगता है। इसी वजह से इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है, तो ये ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से, तो ऑब्जेक्ट किधर चलेगा, टेंजेंशियली। अगर आप मून की वेलोसिटी देखेंगे तो मून की जो मोशन है कितने डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 2 डायमेंशन में जब मोशन होगी तो पाथ जो भी उसका दिया हुआ है आप उसकी वेलोसिटी कैसे बताएंगे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके। तो जब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो आपने मेथड पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो जो फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी से कितना एंगल बना, 90 डिग्री। वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर है, सेंटर की तरफ। और कितना एंगल बनना है इसमें, 90 डिग्री। तो जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में केवल तभी मूव करेगा जब फोर्स और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कैसी हो, सेम। अगर वो 90 डिग्री पर है तो वो उसे कभी अपनी तरफ नहीं खींचेगा, ये फोर्स इसे इधर नहीं ला सकता, क्यों, फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये वजह होती है कि जब ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, जो उसके डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है, इसी वजह से उसे वो सेंटर की तरफ खींच के नहीं लाता। तो फिर ये फोर्स क्या काम करता है, आपको पता है ये फोर्स होता है वो वेलोसिटी में चेंजेस करता है, या इसका मतलब उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इस वक्त ये जो फोर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है। तो ये सेंटीमीटर फोर्स होता है वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। यही वजह होती है कि इस फोर्स की वजह से अब ये किधर घूमेगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्शन इधर हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। तो फोर्स होगा, तो इस फोर्स को क्या नाम बोलते हैं, सेंटीमीटर फोर्स। इसे आप लिख लीजिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक तरह से आपके लिए एडिशनल जानकारी है, ठीक है। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं केपलर्स के लॉ भी आपको सिखाऊंगा, हालांकि शायद वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं, वो एनसीईआरटी में
अलग से लिखा हुआ है, तो मैं ये वहाँ काम आएगा, तो आप यहाँ पर लीजिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर is called सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं कि जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को भी आप लिख लीजिए, दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सेंटीमीटर फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ एम ऑब्जेक्ट का मास है, वी क्या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से चलेगा उस पर सेंटीमीटर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और ये क्या उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस है। अगर आप उसके मास को कांस्टेंट रखेंगे, जो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन अगर आप उसकी वेलोसिटी को फिक्स रखते हुए अगर उसकी रेडियस को कम करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स का क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका फोर्स है, हालांकि इसका फॉर्मूला आपके लिए मेंशन नहीं किया गया है, आप इसे एडिशनल नॉलेज के तौर पर देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर फोर्स होता है सेंटीमीटर फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर आप इसे फोर्स को फील करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, जो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, उसमें रस्सी बांध दीजिए, उसे तेज़ी से घुमाइए। तो आप जब तेज़ी से घुमाएंगे तो आपके हाथ को फोर्स क्लियरली फील होगा, है कि नहीं। और फोर्स कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे रस्सी बाहर की तरफ जा रही है तो आप उसे खींच के रखना चाहते हैं उसी जगह पर। तो वो जो फोर्स है वही सेंटीमीटर फोर्स है। लेकिन जो सेंटीमीटर फोर्स होता है वो कोई ना कोई फोर्स है जो सेंटीमीटर फोर्स की जगह काम करता है। तो वहाँ जैसे यहाँ पर जब मून रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के अराउंड में, तो कौन सा फोर्स है जो सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम करता है, तो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो मून को खींच के रखता है अर्थ की तरफ, उसके पाथ को कैसा बना देता है, सर्कुलर। रस्सी का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, रस्सी में क्या होगा, उसमें जब आप उसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस जो रस्सी होती है स्ट्रिंग, उसमें एक टेंशन का फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसे भी आप सीखेंगे आप 11वीं क्लास में। तो वो टेंशन का फोर्स क्या करता है, सेंटीमीटर फोर्स बन जाता है। ऐसे ही आप लोगों ने भी शायद एटम के बारे में ना जाना हो, आप केमिस्ट्री में जान लेंगे कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है एटम में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करता रहता है, तो उसका पाथ भी कैसा होता है, सर्कुलर। तो उस पर भी क्या लगता है, फोर्स। तो वो जो फोर्स होता है किधर लगता है, सेंटर की तरफ। उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनमें क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा दैट रिक्वायर्ड अ सेंटीमीटर फोर्स, और ये सेंटीमीटर फोर्स होगा वो या तो ग्रेविटी का फोर्स हो सकता है, टेंशन का फोर्स होता है, कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंटीमीटर फोर्स की तरह क्या करेगा, ऐड करेगा। क्या करता है सेंटीमीटर फोर्स, तो ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर फोर्स कभी भी स्पीड को इंक्रीज नहीं करता या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज नहीं करता। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो ये कभी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ क्या करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, सेंटीमीटर फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो जितने में भी तो जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो न केवल अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है बल्कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वो भी ग्रेविटी का फोर्स है। अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, ये भी ग्रेविटी का फोर्स। हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर प्लेन में, सन है। ठीक है, सारे ये प्लेन्स मैं आपको समझा चुका हूँ मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, आपने मैथ वाली वीडियोस नहीं देखे तो आप उसे ध्यान से देखिए। मैंने आपको सिखाया था एक वर्ड प्लेन होता है, सन उस प्लेन में सेंटर मान लीजिए, और सारे सैटेलाइट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड में रिवॉल्व करते, एक प्लेन बनता है। तो वो सब के सब एक प्लेन में कन्फाइंड है, किसकी वजह से, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। ग्रेविटी के फोर्स से आपको क्या एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी का फोर्स यूनिवर्स के हर दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है। हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन लॉ पढ़ेंगे।